बच्चों, आज मैं आप लोगों को जर्मनी का एकीकरण बताऊंगा। यूरोप का राष्ट्रवाद जो फ्रांस से जिसकी ज्वाला निकली, वह यूरोप के कई देशों में उस राष्ट्रवाद की भावना पहुंची और जर्मनी भी उससे अछूता नहीं रहा। जर्मनी जो था वह कई राजे रजवाड़ों का प्रदेश था। छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। वह नार्डिक व ट्यूटन प्रजाति के लोग वहाँ पर रहते थे। जर्मनी में लगभग 300 राजे रजवाड़ों का प्रदेश था। छोटे छोटे टुकड़ों में जर्मनी बटा हुआ था। वहाँ पर नार्डिक ट्यूटन प्रजाति के लोग रहते थे। ये लोग आपस में, इनमें किसी भी प्रकार की एकता नहीं थी, परंतु एक पवित्र रोमन साम्राज्य के अधीन ये थे। उनमें एकता की सिर्फ एक बात थी कि वे रोमन कैथोलिक धर्म को मानते थे, और जब तक नेपोलियन ने वहाँ पर रोमन कैथोलिक साम्राज्य को खत्म नहीं किया, पवित्र रोमन साम्राज्य को जब तक उसने खत्म नहीं किया और राइन महासंघ की स्थापना नहीं की, तब तक उनमें एक अंडरलाइन करंट था राष्ट्रवाद की एकता की, और वह था पवित्र रोमन साम्राज्य। यह 1806 ईस्वी तक इसका अस्तित्व रहा। 1806 ईस्वी में नेपोलियन ने इन प्रदेशों को विजित किया और इनको खत्म करके वहां पर राइन महासंघ की स्थापना की। उसके अलावे उनका एक संसद भी था जिसको कि डायट कहा जाता था। इसमें 300 प्रतिनिधि यहाँ वहाँ के भाग लेते थे, सभी राज्यों के, लेकिन उनमें आपसी एकता नहीं थी। संसद के वे सदस्य बने, डायट के वे सदस्य थे, लेकिन एकता नहीं थी। इसके अलावे जर्मनी का जो उत्तरी प्रदेश था, जहाँ की प्रसा और सैक्सनी दो महत्वपूर्ण राज्य थे, बीच में राइन प्रदेश था और नीचे दक्षिण में बवेरिया था। तो उत्तरी भाग में प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले थे। देखिए कितनी वहां पर असमानता थी। उत्तरी इटली में या जर्मनी में प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग मानते थे और दक्षिणी जर्मनी में कैथोलिक धर्म के लोग अनुयायी थे। यानी धार्मिक एकता भी पूरे जर्मनी में नहीं थी। अब इस परिस्थिति में वहाँ पर राष्ट्रवाद की जो भावना आगे बढ़ रही थी, उसके पीछे कई कारण थे। पहला कारण था कि फ्रांस में क्रांति हो चुकी थी और उस क्रांति का असर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, वह जो विचारधारा थी, वह जर्मनी के अन्य क्षेत्रों में, छोटे छोटे जो राज्य थे, वहाँ भी वह भावना पहुँच रही थी। उनके अंदर भी राष्ट्रीय एकता की बात पहुंच रही थी। इसके अलावे नेपोलियन ने जो वहाँ पर राइन महासंघ की स्थापना की, जब नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का जब सम्राट हो गया, उसके बाद उसने अपना एक नेपोलियन कोड बनाया और जिन प्रदेशों पर वह विजित होता था, उन प्रदेशों पर नेपोलियन अपना कोड लागू करता था। वहाँ राजनीतिक और आर्थिक जो प्रशासन वह अपने यहाँ लागू करता था, वह प्रशासन उन क्षेत्रों पर भी लागू करता था जहाँ वह जीतता था। उस नेपोलियन के प्रशासन के खिलाफ भी लोगों के अंदर गुस्सा था और वह गुस्सा लोगों को एकजुट कर रहा था। अर्थात नेपोलियन ने जाने अनजाने जर्मनी के एकीकरण में मदद किया, क्योंकि नेपोलियन के आर्थिक और राजनीतिक सुधार लोगों को उतने रास नहीं आ रहे थे। फिर देखें कि और कुछ बुद्धिजीवी थे जिन्होंने अपनी रचना के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा और अपने साहित्य के द्वारा लोगों को उद्वेलित किया। फ्रांस की क्रांति में हम जानते हैं मॉन्टेस्क्यू थे, वॉल्टेयर थे, रूसो थे, डिडरो क्विंसने थे, तुर्जो नेकर थे। इन लोगों ने अपनी अपनी बात लोगों के सामने रखी। इन्होंने बताया
कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होना चाहिए। इन्होंने बताया कि चर्च की निरंकुशता खत्म होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि राजा की तानाशाही बेकार है क्योंकि राजा एक सामाजिक अनुबंध के द्वारा राजा बना हुआ है, रूसो ने बताया। उसी तरह जर्मनी में भी जो कई विचारधाराएं आ रही थी, जिसमें जो प्रथम थे वे स्टीन थे। स्टीन का विचार था कि यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र होना चाहिए। वो राजतंत्र के खिलाफ नहीं थे। इनका कहना था कि एक चुनी हुई सरकार हो, एक संसद हो, जनता के प्रतिनिधि हो और उसका जो नेता हो वह हमारा शासन करे, उसी को संवैधानिक राजतंत्र कहा जाता है। ग्रांड फीड जो थे, इनका मानना था कि जर्मनी की जो संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, वह अमूल्य है। अगर हम अपनी संस्कृति का ही पालन करें, हम अपने पीछे की परंपराओं पर ध्यान दें, तो हम में आपसी एकता और भाईचारा बढ़ेगा। तो ये संस्कृति पर विशेष जोर देते थे। कांट जो थे, इन्होंने स्वतंत्रता का आदर्श लोगों के सामने रखा। ये फ्रांस के प्रबल विरोधी थे। इनका कहना था कि जब तक फ्रांस की दासता से जर्मनी मुक्त नहीं होगा, हम स्वतंत्र नहीं हो सकते हैं। अतः हम लोगों को एकजुट होकर फ्रांस का विरोध करना होगा, और जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, फ्रांस को हम पराजित नहीं कर सकते हैं। अर्थात इन्होंने लोगों को फ्रांस के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया। फिक्टे जो थे, ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। राष्ट्रवाद दो प्रकार का होता है, उदार राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद। एक व्यक्ति है जो संवैधानिक तरीके से नियम कानून के तहत संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और एक जो होते हैं जो थोड़ा उग्र होते हैं, खून खराबा, मारपीट, इसमें विश्वास करते हैं। तो फिक्टे जो थे, ये उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। इनका कहना था कि शांति से, जैसे कि भारत में भी कांग्रेस में दो दल हो गया था, गरम दल और नरम दल। नरम दल पार्टी प्रेयर और पिटीशन पर चलता था। एक पार्टी होनी चाहिए, सरकार के सामने पिटीशन दीजिए और प्रार्थना कीजिए, यह नरम दल का विचार था। लेकिन जो गरम दल वाले थे, उनका कहना था कि इससे कुछ नहीं होगा, हम लोगों को एक्शन में आना होगा। तो फिक्टे जो थे, ये एक्शन मोड के व्यक्ति थे, उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक थे। हीगेल, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे, और बिस्मार्क इन्हीं का समर्थक था। हीगेल का कहना था कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर, हमारा जो इतिहास है, अगर हम उसी से उसके पीछे की बातों को अगर हम लोगों को बता दें, अगर इतिहास पढ़ने की परंपरा, इतिहास पढ़ने की ललक अगर लोगों में जागृत कर दें, तो लोग अपना प्राचीन गौरव जान सकेंगे। और जब प्राचीन गौरव जान सकेंगे तो उनमें राष्ट्रीय एकता की बात होगी। क्योंकि आज जितना हम खंड विखंड हैं, आज जितना हम टुकड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं, ऐसा पहले नहीं था। क्योंकि एक समय में जर्मनी एक सशक्त देश था। तो इसलिए ये ऐतिहासिक द्वंद्ववाद के समर्थक थे। अंडर्ट एक व्यक्ति हुए, ये साहित्यकार थे। इन्होंने अपनी कविता के द्वारा लोगों में जोश भरने का काम किया। अब एक इनका कहना था, अगर आधुनिक कवि की बात करें तो गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवालों तक। अगर दूसरे की शक्ति से कोई पक्षी उड़ना चाहे तो बहुत से बहुत वह दीवाल तक ही उड़ सकता है। गैर परों से उड़ सकते हैं हद से हद दीवालों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। यानी अपने अंदर एक शक्ति होनी चाहिए, और जब तक वह शक्ति नहीं होगी, वह इस जोश के द्वारा कविता लिखते थे और लोगों को उद्वेलित किया करते थे। लोगों के अंदर एक क्रांतिकारी भावना इन्होंने पैदा किया। हमबोल्ट एक अलग साहित्यकार हुए। इनकी भी रचनाएं, ये गद्य में लिखा करते थे, इनकी भी रचनाएं लोगों को काफ़ी राष्ट्रवाद के खिलाफ और ये राष्ट्रवाद के समर्थन में और एकीकरण के समर्थन में लोगों को उद्वेलित किया। ये जितनी भी बातें हो रही थी जर्मनी में, वह ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ हो रही थी। क्योंकि इन लोगों को लगता था
कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये दोनों हमको एकीकरण के सूत्र में बांधने में बाधक हैं। इसके अलावे वहां ग्रीम बंधु हुए, दो भाई थे ग्रीम बंधु। इन्होंने बच्चों की कहानियां फेयरी टेल्स के माध्यम से, छोटी छोटी कहानियां बच्चों के लिए, क्योंकि उनका कहना था कि यह जो बच्चे हैं इनके मन में अगर राष्ट्रीयता की बात भर दी जाए, इनके मन में जर्मनी के प्रति समर्पण की बात भर दी जाए, तो यही बच्चे आगे चलकर देश को एक सूत्र में बांध सकते हैं। तो फेयरी टेल के माध्यम से इन्होंने अपनी बातों को जनता के सामने रखा। हर्डर एक व्यक्ति थे, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात किया करते थे। इनका कहना था कि जो 300 राज्यों में हम बटे हुए हैं, सबकी संस्कृति कमोबेश एक ही है। अगर हम लोग आपस में सांस्कृतिक रूप से जुड़ जाएं, हमारी बातें, हमारा जो लोक साहित्य है, हमारी जो नाट्य शैली है, हमारे पूजा पाठ है, हमारी जो विधियां हैं, अगर सभी राज्य मानने लगें तो हम में सांस्कृतिक एकता पनपेगी और हम में एकजुटता की भावना बढ़ेगी। ये सभी विचार वहाँ पर अलग अलग साहित्यकारों द्वारा दिया जा रहा था। इसी तरह हर्डेनबर्ग तथा नोवोलिस, इन लोगों ने भी लोगों को अपना गौरवमय अतीत जानने के लिए प्रेरित किया, उद्वेलित किया। राजा या जो भी राजा का जो शासन था, इन लोगों ने उससे ध्यान हटाकर लोगों को पीछे की ओर झांकने की बात करने का प्रयास किया। और इतिहास हमें यही बताता है। इतिहास हमें बताता है कि पीछे की बातों की अच्छाइयों को ग्रहण करें, उससे सीख लें कि उसने क्या किया, किस कारण से उसका पतन हुआ, या क्या कारण था कि वह इतना समृद्ध साम्राज्य था, आज वह छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। ये स्थिति वहाँ पर थी। सिर्फ इतना ही से काम नहीं चला, आगे और हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे विद्यार्थी इसमें आए, कैसे इसमें कुछ ऐसी बातें हुई जिसमें कि बिस्मार्क का उदय हुआ, और फिर मेटरनिक ने किस प्रकार जर्मनी को तहस नहस करने का प्रयास किया। हम जानते हैं कि जब नेपोलियन का पतन हुआ 1815 में, तो वियना कांग्रेस हुई थी, और वियना कांग्रेस में मेटरनिक ने अपनी नीति के द्वारा जर्मनी को पूरा अपने अधिकार में रख लिया था। और 1815 ईस्वी से जब तक मेटरनिक जिंदा रहा, 1848 ईस्वी तक, जब तक वो ऑस्ट्रिया का भाग्य विधाता था, 1848 की क्रांति के बाद यह भाग गया ऑस्ट्रिया से। तो इतने साल तक, लगभग 33 साल, मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। जो भी राजनीति रही वह मेटरनिक के द्वारा संचालित होती रही, और उस बीच में जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो सका। तो बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार इन साहित्यकारों, और भी बहुत साहित्यकार थे, ये प्रमुख साहित्यकार हैं जिनकी चर्चा हम लोगों ने यहाँ पर की। इनकी रचनाएं के द्वारा, इन दार्शनिकों के दर्शन के द्वारा, इन बुद्धिजीवियों के विचार के द्वारा जर्मनी में एक एकीकरण की भावना आगे बढ़ रही थी।